तो पढ़ रहे थे में असफलता क्या है। सो संयुक्त निर्वाचन मंडल, जो नेहरू रिपोर्ट दी थी मोतीलाल नेहरू ने, तो संयुक्त निर्वाचन मंडल एवं कुछ अन्य विषयों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद था। तो कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद था उस नेहरू रिपोर्ट में। परंतु इस समय नेहरू समिति और हिंदू महासभा, इसमें नेहरू की समिति जो थी, हिंदू महासभा और सिख सभा थी, यानी सिख लीग द्वारा दबाव था कि मुस्लिम लीग को रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब मुस्लिम लीग थी जो वो सिख महासभा, सिख सभा थी और हिंदू सभा थी, वो मुस्लिम लीग को रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी, जिनके कारण जिन्ना की मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने सर्वदलीय सम्मेलन से अपने को बाहर कर लिया। तो इस सम्मेलन से जिन्ना बाहर हो गए, तो नेहरू रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित नहीं हो पाई। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य, तो 1929 में फिर लाहौर अधिवेशन हुआ लाहौर में। कांग्रेस पर युवा वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव के रूप में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना कर ली थी, यानी कांग्रेस के अंदर ही स्थापना करी, और वे डेमोनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज की मांग के पक्षधर थे। दूसरी तरफ गांधी भी 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद सक्रिय राजनीति में अब लौट आए। 1929 में गांधी जी की मध्यस्थता में जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू इसके लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और चुने गए, और लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, यानी पूर्ण स्वराज्य। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर, 1929 में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर को तिरंगा झंडा फहराया गया, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो लाहौर प्रस्ताव पूर्ण स्वराज की घोषणा का एक आंदोलन से कम नहीं थी, वो तो आंदोलन की तरह ही था ये लाहौर अधिवेशन, क्योंकि भारत एक नए लक्ष्य को प्राप्त कर गया और नए लक्ष्य की ओर बढ़ गया था। 19 से 20 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न वर्गों की भागीदारी, तो 20 का जो दशक था उसमें विभिन्न राज्यों देश मतलब दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे वर्गों अपनी भागीदारी दी, जिससे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति हुई, यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और बढ़ा। जैसे असहयोग की असफलता ने आंदोलन के युवा कार्यकर्ताओं के मध्य निराशा और असंतोष के बीज बो दिए थे। तो युवाओं का एक वर्ग गांधीवादी समाधान से संतुष्ट नहीं था, यानी एक वर्ग जो था तो गांधीवादी जो आंदोलन थे उनसे अब संतुष्ट नहीं था। उसने अपने को क्रांतिकारी राजनीति से जोड़ लिया। संयुक्त प्रांत में 2 पुराने क्रांतिकारी सचिन सन्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी की पहल पर कानपुर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ। तो सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में योगेंद्र सिंह चटर्जी की पहल पर हिंदुस्तान में रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया, और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना, सशस्त्र क्रांति की जाए और औपनिवेशिक जो सत्ता है उसे उखाड़ फेंका जाए। तो उखाड़ फेंकना था, एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। तो एक गणतंत्र की स्थापना करने के लिए इन्होंने करना था इनका उद्देश्य। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में धन जमा करने के उद्देश्य से पहली बड़ी कार्रवाई काकोरी रेल का खजाना लूटने की। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो पार्टी बनी थी आर्मी, उसने रेल का सरकार का खजाना लूटने के लिए लागू कर दी। परंतु इसके पश्चात बहुत से क्रांतिकारी नेता, तो जब इन्होंने किया तो बहुत से क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार हो गए, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे,
रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी, इनको फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहौरी, इनको फांसी दी गई। कारकोरी ट्रेन डकैती जो थी, इसके पश्चात पार्टी की पुनर्संगठित करने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की बैठक में भगत सिंह की पहली एक पार्टी, भगत सिंह जो थे उनकी पहल पर एक पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन रखा गया। तो भगत सिंह की जो पार्टी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी रखा गया था उस पार्टी का नाम। और इस पर समाजवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव देखा गया। जब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था, तो उस समय चटगांव में एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो भगत सिंह ने गठित की थी, सोशल रिपब्लिकन आर्मी थी वो, के नाम से 18 अप्रैल को चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा किया। और तत्काल बाद ही भारत की एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ। अस्थायी स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रपति स्वयं सूरसेन थे, और जिसके राष्ट्रपति स्वयं सूरसेन थे। इस क्रांतिकारी संगठन में व्यापक रूप से महिलाओं की भागीदारी दिखती है। कुल मिलाकर क्रांतिकारी बल पूर्व ब्रिटिश भारत सरकार का तख्ता पलटने में कायम नहीं हो पाई। तो क्रांतिकारी जो थे पूरे तरह से वो तख्ता पलट करने में कायम नहीं हो पाए। फिर भी क्रांतिकारियों का योगदान इस बात में महत्वपूर्ण है कि जब भी कांग्रेस के अंतर्गत आंदोलन मुख्य धारा में शिथिलता पड़ जाती तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी इस शून्य को भरने का प्रयास करते रहे। अभूतपूर्व आत्मत्याग और बलिदान का उदाहरण देकर लोगों में राष्ट्रीयता को जगाने का प्रयास करते रहे। अब किसानों की जागृति। 1920 के दशक में किसानों में भी जागृति आ रही थी तथा किसान जागृति आई, और 20 के दशक में और किसानों की प्रांतीय सभा का गठन हो गया। किसानों में प्रांतीय सभा का प्रांतों में सभाएं गठित की गई। अवध में किसान सभा की स्थापना हुई। तो प्रांतों में किसान की सभाएं गठित हुई, अवध में किसान सभा की स्थापना हुई, जिसमें बेदखली रोको आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ। आगे मदारी पासी के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत का एक आंदोलन था। 1922 में जोर पकड़ लिया। केरल के मालाबार तट पर मोपला कृषकों ने हिंदू भूस्वामियों के खिलाफ, केरल में मालवा के तट पर हिंदू भूस्वामियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्हें कहीं कहीं भयानक सांप्रदायिक का रुख अख्तियार कर लिया, सांप्रदायिकवाद के रूप में ढल गया। 1928 में बेदखली के किसान ने वल्लभ भाई पटेल, बारडोली जो था, 1928 में बारडोली में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें उन किसानों ने कर का भुगतान न करने का संकल्प किया। 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान संघ की स्थापना की। तो सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान संगठन की स्थापना की, सहजानंद ने। श्रमिक आंदोलन, श्रमिकों के भी आंदोलन चलते रहे। तो अब श्रमिकों में भी विरोध की चेतना जागृत हो गई, तो श्रमिक भी करेंगे। तो असहयोग आंदोलन में भी श्रमिकों की बड़ी सक्रियता रही थी। फिर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड जो था, ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड, उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने की। 1920 के दशक में श्रमिकों को संगठित करने में साम्यवादी 1920 का जो
दशक था उसमें श्रमिकों को संगठित करना था। तो श्रमिकों को संगठित करने में साम्यवादी नेता भी अहम भूमिका रही। इस काल में साम्यवादियों द्वारा श्रमिक और किसान पार्टी तथा गिरनी कामगार यूनियन का गठन किया गया। तो श्रमिकों को इसमें गठित किया। फिर महिलाओं की जागृति हुई। तो 1920 के दशक में महिलाओं में भी जागृति आ रही थी। इसमें आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट मार्टिन क्रिंजिस के द्वारा कई महिला संगठनों की स्थापना की गई। इंटरनेशनल वुमेन एसोसिएशन के भाग के रूप में उन्होंने वुमेन इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। तो इंटरनेशनल वुमेन एसोसिएशन चल रहा था, उसमें आधार पर उन्होंने वुमेन इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू जैसी महिला नेताओं ने महिला अधिकार के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। तो महिलाओं के अधिकार के मुद्दों को सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने उठाया। 1921 से 1930 के बीच प्रांतीय बिहार मंडलों में महिलाओं को मताधिकार मिला। तो प्रांतों में महिलाओं को मताधिकार मिलने लगे। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। तो 27 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। महिला शिक्षा से लेकर महिला मताधिकार के मुद्दे उठाए गए। फिर स्वयं गांधीवादी आंदोलन ने भी महिला जागृति को बढ़ा चढ़ाकर भूमिका निभाई। गांधी आंदोलन में महिलाओं ने भूमिका निभाई। कहा जाता है कि विश्व के कुछ अन्य लोकप्रिय नेताओं, सोवियत रूस के लेनिन और चीन के माओ से तुंग, फिर वियतनाम के होन ची मिन्ह, जो वियतनाम के थे, होन ची मिन्ह की तुलना में गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की कहीं अधिक भागीदारी रही थी। फिर निम्न जातीय आंदोलन, निम्न जातियों में भी आंदोलन होते रहे। 1920 के दशक में स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी हुआ। समाज में स्वतंत्रता के लिए हुआ। तो महिलाएं निम्न जाति के, तो महिलाओं के लिए महिलाएं जुड़ गई निम्न जाति के आंदोलन के संदर्भ में देखना जरूरी है। तो निम्न जाति की जागृति फैलाने में इसमें किसका योगदान? तो ईवी रामास्वामी ने निम्न जाति के लिए काम किया। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे। फिर BR अम्बेडकर भी निम्न जाति के जागृति के लिए काम किया। महत्वपूर्ण भूमिका रही इन दोनों की। और दोनों मनुस्मृति को जलाकर जाति व्यवस्था की आलोचना की। तो मनुस्मृति को जलाया और जाति व्यवस्था की आलोचना की। पेरियार नायकर ने मद्रास में, पेरियार जो नायकर थे, उन्होंने मद्रास में निम्न जाति के उत्थान के लिए आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया। तो उन्होंने पेरियार नायकर ने मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया। कुड्डी असूर नामक पत्र के माध्यम से अपने विचारों को फैलाते रहे। फिर कुड्डी असूर नामक पत्र चलाया, उसके माध्यम से अपने विचारों को फैलाया और आगे द्रविड़ आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो इस तरह से पेरियार नायकर जो थे उन्होंने किया। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने न केवल महाराष्ट्र में अछूत जाति महारों को संगठित किया, बल्कि संपूर्ण जीवन निम्न जाति की महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते रहे और सामाजिक न्याय के विचारों को फैलाते रहे। तो समाज में न्याय दिलाया और महिलाओं और निम्न जाति के लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहे पूरे जीवन। तो BR अम्बेडकर ने दलितों की सुरक्षा के क्रम में निम्न कदम उठाए। तो उन्होंने महारों को सुझाव दिया कि गंदगी की सफाई और मरे हुए पशुओं को ढोना बंद करें। तो गंदगी की सफाई और पशुओं को ढोना बंद करो। उन्होंने ब्रिटिश के समक्ष दलित वर्ग के उत्थान की बात उठाई। तो दलितों के उत्थान की उन्होंने बात उठाई, ब्रिटिश के समक्ष कि दलितों का उत्थान करना चाहिए। साइमन कमीशन एवं गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों के मौलिक अधिकार और पृथक निर्वाचन की मांग की कि दलितों को मौलिक अधिकार मिले
और पृथक निर्वाचन दिया जाए दलितों को। तो संयुक्त गोलमेज सम्मेलन थे जो गोलमेज में उन्होंने ये बात उठाई थी। वे विधानमंडल में दलितों के शोषण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे। तो विधानमंडल जो था, विधानसभा बैठी थी, तो उनमें दलितों के शोषण की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करते रहे। आगे संविधान सभा में भी उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने दलितों वर्गों को संरक्षित कर दिया। तो इस तरह से ये प्रश्न उठाते हैं। संप्रदायवाद की अब प्रगति, यानी संप्रदायवाद भी बढ़ा इस समय। 1920 के दशक में कांग्रेस ने जिन्ना का अलगाव, 1920 के दशक में गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन का युग आरंभ हुआ। तो जिन्ना ने अपना राजनीतिक कद छोटा होने लगा। जब गांधी जी का उदय हुआ तो जन आंदोलन गांधी जी का बड़ा हो गया, क्योंकि जनता गांधी जी के साथ थी। तो उनका जिन्ना का कद छोटा होने लगा और उन्हें इसका भय सताने लगा। अतः जिन्ना कांग्रेस से दूर होते चले गए और मुस्लिम लीग के नेता के रूप में उभरे। तो मुस्लिम लीग के नेता बन गए। उन्होंने सांप्रदायिक पहचान बनाए रखने पर बल दिया, यानी संप्रदायवाद को इन्हें बढ़ावा दिया। फिर वे अभी भी उदार सांप्रदायिक बने रहे थे। मतलब अभी भी उदार सांप्रदायी बने रहे। यही वजह है कि साइमन कमीशन जो है उसका बहिष्कार आंदोलन भी उन्होंने जिन्ना के अधीन मुस्लिम लीग एकजुट शामिल हो गए। यानी साइमन कमीशन का जो विरोध है तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने किया। 1920 में नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन प्रस्ताव रखा गया था कि संयुक्त निर्वाचन होगा। नेहरू रिपोर्ट आई थी जो समाधान टाइप की बन के, लेकिन उस पर क्या हुआ, इस पर मुस्लिम लीग की सिफारिश खान एवं गुट वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो मुस्लिम लीग की जो सिफारिश थी, सिफारिश खान का गुट वार्ता के लिए इसमें बिल्कुल तैयार नहीं था। वहीं जिन्ना वार्ता के लिए तैयार थे, मतलब बात करने के लिए, फिर भी वो तैयार हो गए। फिर हिंदू और सिख वाले सभाएं नहीं मानी, लेकिन इसमें वार्ता 22 दिसंबर 1928 को कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन में हुई थी। सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में 1928 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। डॉक्टर अंसारी अध्यक्षता कर रहे थे। इनमें नेहरू रिपोर्ट को पुनर्विचार रखा गया। पुनर्विचार के लिए नेहरू रिपोर्ट रखी गई। इसमें मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे और पृथक निर्वाचन पद्धति को छोड़ने और मुसलमानों के हितों को संरक्षित कर रहे थे। तो जो पृथक निर्वाचन को छोड़ने एवं मुस्लिमों के हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से नेहरू रिपोर्ट में 3 संशोधनात्मक सुझाव दिए गए थे कि वो पृथक निर्वाचन छोड़ दें, लेकिन मुसलमानों को संरक्षण मिलेगा। तो इसमें 3 बातें थीं कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीटें मुस्लिमों को आरक्षित की जाएंगी। मुसलमानों को 1/3 सीटें केंद्रीय विधानमंडल में दी जाएंगी। तो और फिर 5 मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 5 मुस्लिम बहुल प्रांतों में, ये भी सही था। यहाँ 1/3 आरक्षण भी केंद्र में मिल रहा था। फिर अपशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो प्रांतों में निहित कर दी गई। तो अपशिष्ट शक्तियाँ जो अधिक शक्तियाँ थी वो प्रांतों को दी जाएंगी। परंतु कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन में भी मांग पर सहमति नहीं बन पाई। तो मेन तो कारण था सहमति नहीं बन पाई, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने सर्वदलीय सम्मेलन से अपने को बाहर कर लिया। फिर जिन्ना का दिल्ली घोषणा पत्र 1929 में आया। तो ये वार्ता विफल हो गई। फिर कलकत्ता में सर्वदलीय जो वार्ता हुई, सम्मेलन हुआ, और उसके टूटने के बाद जिन्ना ने दिल्ली घोषणा पत्र लाया और इसमें 14 सूत्री सांप्रदायिक मांगे रखी गई थी। तो दिल्ली में लाया, इसमें 14 दलीय सूत्री सांप्रदायिक मांगे रखी गई थी। आगे मुस्लिम लीग ने लीग की सांप्रदायिक राजनीति का आधार बन गई। तो मुस्लिम लीग की 14 सूत्री मांगे संप्रदाय का आधार बन गई, राजनीति का आधार बन गई। और 14 मांगों में मुख्य मांग निम्नलिखित थी। तो इनकी मांगे अब हो गई कि भारत का संविधान परिसंघात्मक हो, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को प्राप्त है। यानी भारत का संविधान परिसंघात्मक
को केंद्र की ओर न होकर और अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो प्रांतों को दी जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, तो इसने बताई तो 1/3 प्रतिनिधित्व तो पहले ही दे रहे थे और अवशिष्ट शक्तियाँ ही प्रांतों को दे रहे थे। ये बात भी पहले ही नेहरू रिपोर्ट में थी, ये बात नेहरू रिपोर्ट में थी। फिर सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्रदान करने के साथ साथ प्रांतीय विधानमंडल और अन्य निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो समान प्रांत सभी प्रांतों को यानी समान स्वायत्तता दी जाए, ये कह रहे थे। फिर विभिन्न सांप्रदायिक मुद्दों पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लागू कर रहे थे। तो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लागू करवाने की बात कर रहे थे वो। फिर विधानमंडल एवं अन्य निर्वाचित संस्थाओं में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। तो विधानमंडल एवं अन्य निर्वाचित संस्थाओं में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जिसका किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों ने विरोध किया हो। इसके अतिरिक्त सभी संप्रदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सिंध को मुंबई से अलग करने तथा राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं की सेवाओं में मुसलमानों के लिए पर्याप्त आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1929 से 1939 में चला। तो भारत का जो आंदोलन था 1929 से 1939 तक चलेगा और फिर 1929 से 1930 में विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव भी पड़ेगा इसमें। तो ये आंदोलन इस तरह से होगा। तो इसमें राष्ट्र की प्रगति होगी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, गांधी इरविन पैक्ट आएगा, गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया जाएगा। फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932-34 में आएगा। फिर सांप्रदायिक पंचायत का पूना पैक्ट यानी गांधी जी में अम्बेडकर से मिलेंगे, पूना पैक्ट होगा। गांधी जी का हरिजन उद्धार कार्यक्रम, हरिजन के उद्धार के लिए चले जाएंगे फिर से 34 से 39 ईस्वी तक के लिए। और फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम इसी में आएगा। और कांग्रेस सरकारों में 28 महीने एवं उसकी उपलब्धियां। तो कांग्रेस सरकार जो बनेगी विधानमंडल मतलब चुनाव जीत के आएगी तो उसमें 28 महीने पूरे करेगी, उसकी उपलब्धियां बताई जाएंगी। कांग्रेस के सरकारों का त्यागपत्र भी दे देंगे वो। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाज और वामपंथ का बढ़ता हुआ प्रभाव, वामपंथ आ जाएगा। महिलाओं की जागृति, किसान की जागृति होगी और यहाँ संप्रदायवाद आएगा यानी 1930 के दशक में मुस्लिम जमींदारों और समाजवाद का भय। तो जमींदार को समाजवाद का भय। 1937 में चुनावी परिणामों का संप्रदायवाद का प्रभाव। तो चुनाव जो होंगे अब संप्रदायवाद का उस पर प्रभाव दिखेगा। तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 तक भारत में आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी थी। इसमें निम्न कारक योगदान रहे थे। 1930 में विश्व आर्थिक मंदी ने भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रभावित किया था। तो 1930 की जो आर्थिक मंदी आई उसने सभी सामाजिक वर्गों को प्रभावित किया। धनी, निर्धन, किसान, पूंजीपति, श्रमिक सभी पृथक प्रभाव छोड़ा, सब पे अपने प्रभाव छोड़ा और विभिन्न आंदोलनों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। अब वो आंदोलन में आने लगे। धनी किसान मंदी के लिए से प्रभावित थे यानी उनके पास धन था लेकिन मंदी आ गई थी तो इसलिए प्रभावित थे क्योंकि वे बाजार के लिए उत्पादन करते थे यानी बाजार के लिए धन जमा मतलब किसी भी वस्तु को लेकर रखते थे। वहीं निर्धन किसानों के लिए महाजनी ऋण की कमी पड़ गई थी, महाजन ऋण नहीं दे पा रहे थे। उसी प्रकार पूंजीपति साम्राज्यवादी वैरिता के प्रावधान एवं रुपए को मजबूत किए जाने से अपक्षुब्ध थे। तो पूंजीपति रुपए को मजबूत किए जाने से अपक्षुब्ध थे क्योंकि विदेश में उनकी पूंजी जो है वो अब उतनी नहीं बिक रही थी।
क्योंकि रुपया मजबूत हो रहा था तो उससे सामान कम खरीदा जाता था। दूसरी तरफ मजदूरों को छटनी का भय सता रहा था। मजदूरों को छांट के निकाला जा रहा था क्योंकि लोगों को पैसा नहीं देना था मजदूरों को। इस दौरान मजदूरों की भागीदारी विभिन्न दलों में अपेक्षाकृत कम हुई, तो दलों में मजदूर कम होने लगे। इसलिए 1930 के दशक में वर्गीय आंदोलन में राजनीति दिशा को प्रभावित किया और इस काल के आंदोलन में तेजी भी आई। भारतीय युवा वर्ग में असंतोष बढ़ गया। उसमें अनेक युवा क्रांतिकारी राष्ट्र की ओर बढ़ रहे थे, तो राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे थे। गांधी एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना चाहते थे कि राष्ट्रवाद की जो धारा है उसमें आ जाए। गांधी जी राष्ट्रमाता ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस का जन आधार विकसित कर चुके थे, यानी जन आधार, जनता का आधार विकसित हो चुका था और नए आंदोलन के लिए वो तैयार थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज्य का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक आंदोलन छेड़ने के लिए अधिकृत किया कि अखिल भारतीय जो कांग्रेस समिति है वो एक अखिल भारतीय आंदोलन छेड़े। और फिर 1930 में गांधी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। तो इरविन के समक्ष गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी, जिनका इरविन द्वारा कोई जवाब नहीं देने पर गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कर कानून के उल्लंघन के साथ करने का निर्णय लिया। फिर 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम है, तो साबरमती 12 मार्च को 1930 में साबरमती आश्रम से 78 उनके अनुयायी थे, उनके साथ यात्रा शुरू की जिसमें दांडी मार्च कहा जाता है। और 6 अप्रैल 1930 को मार्च में शुरू किया था, 12 मार्च को 6 अप्रैल को पहुंचे, दंडी नामक कानून का उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया था। उदाहरण के लिए इसमें क्या था, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में तटीय क्षेत्रों में नमक कानून का उल्लंघन करना था। फिर रैयतवाड़ी क्षेत्रों को कर रोको आंदोलन और जमींदारी क्षेत्र में चौकीदारी रोको आंदोलन। जमींदार जो थे उसमें चौकीदार चौकी ना करें, रैयत जो है कर ना दें और नमक अपना खुद बनाए और खुद खाएं बेचें वो आंदोलन। और नशीले पदार्थों की बिक्री वाली दुकानों के समक्ष धरना देना, ये सारी चीजें सविनय अवज्ञा आंदोलन में थी। गांधी गिरफ्तारी के शीघ्र बाद यह आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। तो गांधी की गिरफ्तारी हुई और बहुत जगह फैल गया। दक्षिण भारत में चक्रवर्ती गोपालाचार्य जी ने नमक कानून उल्लंघन किया। तो दक्षिण भारत जो था उसमें राजगोपालाचार्य जी ने नमक कानून उल्लंघन किया। फिर उत्तर पश्चिम भारत में अब्दुल गफ्फार खान जो है अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम में पठानों ने खुदाई खदमतगार नामक संगठन बनाकर आंदोलन में भाग लिया। इसी तरह आंदोलन का प्रसार पूरब में उत्तर पूर्वी भागों में हुआ। फिर जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों में बड़े पैमाने पर वन कानून का उल्लंघन किया गया। तो इस तरह से सब लोगों में ये फैला और नमक को एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में चुना क्यों गया था। तो गांधी ने सोच समझकर नमक के मुद्दे को उठाया। नमक के माध्यम से उन्होंने करोड़ों चूल्हों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। सामान्य लोगों के लिए नमक का जो मसला था वह आर्थिक मसला था सामान्य लोगों के लिए, जबकि भारतीय बुद्धिजीवी जो थे और राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय था। इस प्रश्न पर था कि इस तरह नमक के मुद्दे को उठाकर गांधी जी ने भारतीय बुद्धिजीवी और सामान्य जो लोग हैं उनके बीच की खाई को पाट दिया था, यानी सब लोग इसमें शामिल हो सके। फिर सामाजिक भागीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापक जन भागीदारी हुई। असहयोग आंदोलन की तुलना में किसानों की भागीदारी अधिक थी। उसी प्रकार महिलाओं की भी भागीदारी रही। सबसे बढ़कर असहयोग आंदोलन के विपरीत पूंजीपति वर्ग की भागीदारी रही, किंतु छात्रों बुद्धिजीवियों की भागीदारी आंशिक दिखाई दी। छात्र बुद्धिजीवी इसमें नहीं थे।
दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन के विपरीत इसमें मजदूरों की सीमित भागीदारी रही, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, उनको कोई काम धंधा नहीं चल रहा था। इसके अलावा इसमें हिंदुओं मुसलमानों की वैसी एकता नहीं, जो उसमें दिखी थी हिंदू मुसलमान की एकता, अब यहाँ नहीं थी, नहीं मिली। असहयोग आंदोलन में के समान दिखाई नहीं दी थी, जो असहयोग आंदोलन के समान दिखी थी वो यहाँ नहीं दिखी। असहयोग आंदोलन समन्वय आंदोलन के मध्य मूलभूत अंतर यह है कि असहयोग आंदोलन स्वराज्य को अपनाकर अपना लक्ष्य बनाया था, यानी स्वराज्य लक्ष्य बनाए रखा था असहयोग ने, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज्य चाहता था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर रखा था। फिर भारतीय पूंजीपति वर्ग द्वारा कांग्रेस पर आंदोलन समाप्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पूंजीपति वर्ग जो था इसमें शामिल भी था और वो दबाव भी बनाया था कि समाप्त कर दिया, क्योंकि निरंतर श्रमिक हड़ताल हो रही थी। तो आंदोलन ने राजनीतिक उथल पुथल से एक वर्ग को घाटा उठाना पड़ रहा था, क्योंकि श्रमिक को काम नहीं मिल रहा था और श्रमिक भी हड़ताल कर रहे थे। तो दूसरी तरफ मध्य प्रांत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह अनियंत्रित और खतरनाक रूप धारण कर चुका था। तो आदिवासी विद्रोह क्या है, खतरनाक अपना रूप धारण कर चुका था। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी एवं वायसराय इरविन के मध्य, तो 5 मार्च को इरविन के मध्य क्या हुआ, एक समझौता हुआ और गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के निम्नलिखित पहलू थे। गांधी जी से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। इस मतलब जो समझौता हुआ उसमें गांधी जी ने वापस ले लिया और उन लोगों की रिहाई की जाए जिसने अहिंसा की घटनाओं में भाग नहीं लिया। तो उनने भी शर्तें रखी कि उन लोगों की रिहाई कर दिया जाए जैसे जिनने हिंसा में भाग नहीं लिया था। उन लोगों को संपत्ति वापस दे दी जाए जिनकी संपत्ति अधिग्रहण के पश्चात तीसरी पार्टी को नहीं बेची थी, तो उनकी संपत्ति वापस करो। तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नमक बनाने की अनुमति दी जाए और लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दिया गया। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ। 1931 में होने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। 31 में गांधी इरविन पैक्ट के पश्चात कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गांधी जी लंदन गए और इस सम्मेलन में विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों और गुटों को प्रतिनिधित्व मिला था, यानी भारत के सभी राजनीतिक दल अपने अपने गुट के हिसाब से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी ने उस सबके साथ मिलकर भारत के संवैधानिक मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहा, किंतु उन्हें निराशा तब हुई जब उन्होंने ये देखा कि मुस्लिम वर्ग के मॉडल पर दलित वर्ग, जब मुस्लिम मॉडल है उसी के मॉडल पर दलित वर्ग, एंग्लो इंडियन भारतीय ईसाई, मतलब एंग्लो इंडियन लोग, भारत के ईसाई, यूरोपीय समूह सभी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे, सब पृथक निर्वाचन कर रहे हैं। तो गांधी जी ने उन मांगों को ठुकरा दिया और फिर गांधी को गहरा निराशा तब हुई जब उन्होंने यह पाया कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो है की सरकार कांग्रेस के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही थी कि मानो कांग्रेस भी अन्य भारतीय समूहों की तरह केवल एक हित समूह है। अतः गांधी जी निराश होकर लंदन से वापस आ गए, क्योंकि गांधी जी तो जो कांग्रेस थी वो सब दलों को साथ लेकर चल रही थी, उसमें सब जाति के लोग शामिल थे। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, इधर इरविन की जगह एक अनुदारवादी वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन का आगमन हुआ। इरविन हट गए और वेलिंगटन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन का आगमन हो गया, जिसने कांग्रेस के प्रति दमनात्मक रुख अपनाया। तो कांग्रेस है तो उसके प्रति दमनात्मक रुख अपनाया। उसने जवाहरलाल नेहरू तथा खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। तो खान अब्दुल गफ्फार जो दक्षिण में कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया और जवाहरलाल नेहरू को दंडात्मक रूप से अपना
कांग्रेस के प्रति दमनात्मक रुख अपनाया। जवाहरलाल नेहरू को, खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया। गांधी ने आने के बाद वायसराय के साक्षात्कार के लिए मांग की कि वायसराय से मिलना है, परंतु वायसराय ने उन्हें साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया और गांधी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अतः उन्होंने एक बार फिर 4 जनवरी 1932 को समन्वय आंदोलन छेड़ा, किंतु सरकार पहले से तैयार थी और कई प्रकार के दमनात्मक कानून बना चुकी थी। तो कांग्रेस एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई कि गैर कानूनी है, तथा सरकार का उग्र दमन चक्र आरंभ हो गया। इस प्रकार आंदोलन की कमान टूटने लगी, आंदोलन यानी बिखरने लगा। तो सांप्रदायिक पंचांग या पूना पैक्ट होगा अब यहाँ अम्बेडकर के साथ। वस्तुतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों और दलों ने पृथक निर्वाचन के मंडल के विषय में सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि गांधी जी लौट आए थे। अतः इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को घोषणा की, जिसमें सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है। इसमें मुसलमान, सिख, यूरोपियों को, यानी इसमें मुसलमान भी थे, मुसलमानों को अलग, सिख को, यूरोपियों को पहले से ही पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। और अब सांप्रदायिक पंचांग में दलितों को भी हिंदुओं से अलग एक अलग संप्रदाय वर्ग मानकर पृथक निर्वाचन दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय को गांधी जी एक राष्ट्र के रूप में भारत को तोड़ने की ब्रिटिश की एक षड्यंत्र मानते थे। अतः गांधी ने सांप्रदायिक पंचांग का विरोध करने के लिए यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन कर लिए, यानी जब तक मरेंगे नहीं तब तक का भूख हड़ताल अनशन कर दिया। मदन मोहन मालवीय ये मध्यस्थता कराने वाले हैं। मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता में गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं, का नाम दिया जाता है। पूना समझौते के अनुसार अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन पद्धति के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति स्वीकार कर ली, कि अलग से निर्वाचन ना होकर संयुक्त निर्वाचन पद्धति स्वीकार कर ली। इसके बदले में उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद की दलित वर्गों की सीटों की संख्या को 18% वृद्धि कर दी। तो केंद्र में जो विधानमंडल थे उनमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित हो गई थी, तो उसमें 18% तक की वृद्धि हो गई थी। अम्बेडकर को फायदा हुआ। और प्रांतीय विधान मंडलों में सीटों की संख्या पहले 31 थी, अब बढ़ के 148 हो गई थी। तो उन्हें 31 की जगह 148 सीटें मिल गई। प्रश्न है, आपसी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, यानी दोनों का लक्ष्य एक ही था कि दलितों को बेहतर किया जाए, लेकिन तरीका अलग अलग था। तो जब हमारे समक्ष दलित वर्ग का उत्थान का मुद्दा आता है तो हमारे मस्तिष्क में गांधी अम्बेडकर जी दोनों की छवियां उभरती हैं। दोनों आज़ादी को दलित वर्ग की दहली पर पहुंचाना चाहते थे, यद्यपि उनके सोचने का अंदाज, काम करने की पद्धति अंतर था। सोचने का अंदाज अलग था, काम करने की पद्धति अलग थी। फिर भी निम्नलिखित मुद्दों के मध्य समझा जा सकता है। तो अम्बेडकर जी हैं, वो दलित वर्ग के उत्थान के लिए आर्थिक पुनर्वितरण की आवश्यकता मानते थे, यानी आर्थिक स्थिति जो है पुनर्वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि दलितों के पास पैसा नहीं है। उनका विचार था कि जब तक दलित लोगों का आर्थिक रूप से स्वावलंबी, यानी पैसे के रूप में स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक सामाजिक शोषण से मुक्त नहीं हुए, यानी समाज में उनका शोषण होता रहेगा। वहीं गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता की जो समस्या है वो सामाजिक मुद्दा है। तो अस्पृश्यता की समस्या सामाजिक मुद्दा है, इसलिए सामाजिक मोर्चे पर ही उनका हल ढूंढना चाहिए। उसी तरह अम्बेडकर का मानना था कि दलित वर्ग का तभी उत्थान होगा जब दलित वर्ग में अपने अधिकार के प्रति सजगता होगी। तो अम्बेडकर मानते थे कि दलित वर्ग उत्थान तभी होगा जब अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, वो उन्हें अपने अधिकार याद होंगे, सजगता होगी। परंतु गांधी जी सवर्णों में करुणा
का भाव जागृत करना चाहते थे, यानी दलितों की दशा सुधारना चाहते थे करना जगा के सवर्णों में, और दोनों अपनी सोच और अनुभव के आधार पर काम कर रहे थे। एक तरफ अंबेडकर ने जबरन मंदिर प्रवेश कार्यक्रम में दलित वर्ग का नेतृत्व किया, तो जबरन मंदिर प्रवेश कराने का काम किया अम्बेडकर जी ने। वहीं गांधी जी ने अछूतों द्वार कार्यक्रम बल दिया, यानी सवर्णों को अपनी मानसिकता बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। अछूतों के मुद्दे पर भी गांधी जी अम्बेडकर के दृष्टिकोण में मतभेद था, यानी दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग थे। गांधी जी अछूतों को स्थायी विषमता उत्पन्न करने वाले कारक मानते थे कि अछूत हैं तो अछूतों को स्थायी विषमता उत्पन्न करने वाले कारक मानते थे। वहीं अम्बेडकर दलित वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण को आवश्यक मानते थे। अम्बेडकर के इस दृष्टिकोण को अंततः संविधान में जगह मिली। अंत में अम्बेडकर एक बुद्धिजीवी थे। उन्हें दलित उत्थान के मुद्दे पर संसद और संविधान सभा एवं अन्य प्रकार के राजनीतिक मंचों पर अकेडमी बहस छेड़ दी। तो यहाँ क्या है, अम्बेडकर एक बुद्धिजीवी थे। उन्होंने दलित उत्थान के मुद्दे पर संसद में, संविधान सभा में और सभी राजनीतिक मंचों पर उनकी बहस छेड़ दी बुद्धिजीविता के रूप में दलित के उत्थान के लिए। और गांधी जी ने सामाजिक कार्यकर्ता के लिए गांव-गांव घूम कर उनके उत्थान के लिए कार्य करते रहे। तो उपरोक्त तथ्य के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि भारत में जो दलित उत्थान कार्यक्रम है वह गांधी जी तथा अम्बेडकर दोनों के विरासत से संबंधित है। गांधी जी का हरिजन द्वार कार्यक्रम, इससे पूना समझौता के बाद गांधी जी को एक नया मुद्दा मिल गया, वह हरिजन उद्धार कार्यक्रम था। फिर गांधी जी ने हरिजन यात्रा शुरू की और रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में लग गए, मतलब रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम करते थे वो, तो उसमें लग गए। और हरिजन यात्रा के दौरान उन्होंने छुआछूत उन्मूलन, तो छुआछूत हो रहे थे, तो छुआछूत उन्मूलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया। इस समय गांधी जी ने स्वराज्य को अधिक अस्पृश्यता का महत्व दिया, यानी स्वराज्य से अधिक क्या करना है, छुआछूत रोकना चाहिए। उन्होंने अछूतों को हरिजन की संज्ञा देकर मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं, इन सब में प्रवेश के लिए समान अधिकार दिलाए और सत्याग्रह आरंभ किए। उन्होंने हरिजन नामक पत्र का संपादन प्रारंभ किया तथा हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। अब उनका ध्यान सविनय अवज्ञा आंदोलन से हट गया, अतः 1933 में उन्होंने अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से 1934 में स्थायी रूप से वापस ले लिया और वे मतलब दलितों के उत्थान के लिए अब काम करने लगे। तो प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध गांधीवाद सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ, टिप्पणी करना है। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद की संपूर्ण संस्कृति हिंसा पर आधारित थी और प्रशासन एवं आंतरिक सुरक्षा दंड शक्ति पर आधारित थी। तो साम्राज्यवाद था दो, हिंसा पर आधारित था, प्रशासन दंड देकर काम चलाना था, और उत्पादन प्रणाली प्रतिस्पर्धा थी कि उत्पादन प्रतिस्पर्धा किया जाए आधारित थी, और पूंजीवादी बाजार के विस्तार में युद्ध और संघर्ष का सहारा लिया जाता था। इस क्रम में साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा आधुनिक हथियार के समक्ष गांधीवाद सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्ति के पास उसकी कोई काट नहीं थी। तो गांधी जी जो थे वो बिना हथियार के काम कर रहे थे, नीतियाँ चला रहे थे, उससे उनके पास उसकी कोई काट ही नहीं थी। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के विचार ने सभी वर्गों, यानी किसानों, जमींदारों, व्यापारी, बच्चों, महिलाओं आदि को आकर्षित किया और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। इस प्रकार गांधी जी ने इसके माध्यम से एक वैकल्पिक राजनीति शुरू कर दी, और गांधी जी की यह पद्धति साम्राज्यवाद के विरुद्ध सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हुई। क्योंकि अब जब कोई निहत्था है तो उस पर कैसे आप
चला सकते हैं। इन्होंने व्यक्ति से बढ़कर वर्ग समन्वय पर बल दिया और जनशक्ति को बढ़ाया। वर्गों के बीच जो है भेद है तो उनको समन्वय किया और जनता की शक्ति पर बल दिया। फिर गांधी जी की स्वराज की अवधारणा भी विलक्षण थी। उन्होंने इसके माध्यम से नैतिक स्वतंत्रता पर बल दिया और 1919 में लिखित हिंद स्वराज नामक पुस्तक में स्वराज्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया। गांधी जी ने पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति की खुलकर आलोचना की और पश्चिम की विपरीत ग्राम स्वराज्य पर बल दिया, यानी गाँव में स्वयं का शासन हो और विकेंद्रीकृत प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत किया, यही नगर पालिकाएं ग्राम पंचायतें हों। उन्होंने ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से लाखों गांवों में कांग्रेस को राजनीति से जोड़ दिया। तो लाखों गांव थे तो वो कांग्रेस की राजनीति से जुड़ गए थे। सबसे बढ़कर है कि गांधीवाद ने दुनिया के शोषित वंचित लोगों को समाजवादी शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के रूप में कारगर हथियार दिया। तो अहिंसा सत्याग्रह का कारगर हथियार दिया। उदाहरण के लिए यूएसए के अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण भारत के नेता नेल्सन मंडेला आदि गांधीवादी तरीके को अपनाते हैं। इस प्रकार गांधीवादी विचारधारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हुई। फिर भारत शासन अधिनियम 1935। गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का एक्ट लाया गया और कुछ आरंभिक आलोचकों के बावजूद कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। तो 1935 में गोलमेज सम्मेलन के बाद 1935 का एक्ट आया और कुछ आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। 1935 के एक्ट प्रमुख प्रावधान इसके क्या थे? तो इसमें प्रावधान थे कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर संघ बनाया जाएगा, संघ का निर्माण किया जाना था, परंतु इसमें शर्त यह थी कि कम से कम आधे राज्यों को स्वीकृति हो। चूँकि यह स्वीकृति नहीं मिल सकी इसलिए व्यवहार में संघ अस्तित्व में नहीं आया। फिर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में स्वायत्तता को लागू की गई, अर्थात प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी थी। परंतु इस अधिनियम के अनुच्छेद 93 के अधीन गवर्नर को अधिक शक्तियां, गवर्नर जो था, प्रांतों में सरकार उत्तरदायी होगी लेकिन गवर्नर जो है विवेकाधीन शक्तियां दे दी। तो गवर्नर मनमाना काम करेगा, उत्तरदायी सरकार पर आ जाए। तो यहाँ उत्तरदायी सरकार के साथ था। मताधिकार का विस्तार हुआ, यानी धनी और मझौले किसान को मताधिकार मिला। यह ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य किसानों को अपनी ओर खींचना और कांग्रेस पर तो किसानों को अपनी ओर खींचने का था कि मझौले जो किसान है धनी है थोड़ी, तो उन्हें अपने वयस्क मताधिकार देना और कांग्रेस का जनाधार कमजोर करने के लिए था ये। फिर इस अधिनियम के आधार पर बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा जो था म्यांमार, उसको भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से बर्मा यानी ये अलग हो गया। संघीय न्यायालय, इस संघ में एक न्यायालय होगा और रिजर्व बैंक की स्थापना होगी। ये प्रावधान थे। फिर कांग्रेस सरकार के 28 महीने उनकी उपलब्धियां क्या थी? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम कई बातों में कांग्रेस के लिए निराशाजनक था। उदाहरण के लिए इस अधिनियम में डोमिनियन स्टेट वयस्क मताधिकार का कोई प्रावधान नहीं था, यानी सबको मताधिकार दिया जाए तो इसका प्रावधान नहीं था। फिर डोमिनियन स्टेट बनाने का भी प्रावधान नहीं था। संघ व्यवस्था भी कांग्रेस की प्रगति को रोकने के लिए साजिश थी, यानी संघ व्यवस्था लानी थी वो तो इनकी प्रगति को रोकने के लिए। इसीलिए आरंभ में कांग्रेस ने इसकी आलोचना की, किंतु फिर भी कुछ चुनाव लड़ने का निर्णय लिए। तो फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।
1937 के जो चुनाव थे, चुनाव में कांग्रेस ने व्यापक सफलता मिली। 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली और 7 प्रांतों में सरकार बनने की स्थिति में थी। 7 प्रांतों में सरकार ने स्थिति बनाई, मतलब कांग्रेस ने अपनी शक्ति बनाई। बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा आगे कांग्रेसी प्रांतों की संख्या बढ़कर 8 हो गई, तो आगे 8 हो गई प्रांत बना के। इन प्रांतों में गैर कांग्रेसी मतलब इन प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना पदभार संभाला। कांग्रेस के जो मंत्री थे प्रधान तो इन्होंने मंत्रालय ने अपना पदभार संभाला, किंतु तभी कांग्रेस के अंतर्गत वामपंथी और दक्षिणपंथी वामपंथी विचार दक्षिणपंथी गुट के बीच सरकार बनने के मुद्दे पर विवाद आरंभ हो गया। कांग्रेस के अंतर्गत वामपंथी गुट का कहना था कि कांग्रेस को चुनाव के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, किंतु सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर के हस्तक्षेप के कारण सरकार पंगु हो जाएगी और फिर जनता के बीच सरकार की बदनामी होगी। तो वामपंथी ऐसा कह रहे थे ये कि मतलब सरकार नहीं बनानी चाहिए अपन को, किंतु दक्षिणपंथी गुट चुनाव लड़ने के साथ सरकार में भी शामिल होने के लिए तत्पर था। अतः गांधी जी की मध्यस्थता में वायसराय के आश्वासन से गवर्नर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसने कहा, और कांग्रेस के द्वारा प्रांतीय सरकारें स्थापित हुई। बंगाल में कृषक पार्टी प्रजा पार्टी के फजलुल हक ने पहले कांग्रेस को गठबंधन सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। तो बंगाल में कृषक जो पार्टी थी फजलुल हक ने पहले कांग्रेस को गठबंधन सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया, परंतु कांग्रेस ने इनकार कर दिया। तो फजलुल हक के पास जो सीट थी उन्होंने दिया था कि हमारे संग गठबंधन बना लो, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया, तो मुस्लिम लीग के साथ उसने सरकार बना ली। कांग्रेस ने अपने शासन में 28 माह में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को निभाने का प्रयत्न किया। तो 28 महीने के अंदर उसने अपने घोषणा पत्र जो किए थे चुनाव में, तो वादे को निभाने का उसने प्रयत्न किया कांग्रेस ने। अध्यक्ष इसके सुभाष चंद्र बोस थे और 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्ति की 1938 में राष्ट्र की योजना समिति की नियुक्ति हुई। योजना बनाने के आधार पर समिति की गई। इसके माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने योजनाओं के विकास में हाथ बटाने तो जो योजना समिति थी कांग्रेस की सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए। जेल से राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जेल से राजनीतिक जो कैदी हैं उनकी रिहाई, प्रांतों में किसानों की सुरक्षा के लिए रैयतवाड़ी कानून बनाना, फिर प्रेस तो किसानों के लिए रैयतवाड़ी कानून अच्छे बने, और राजनीति से कैदियों की जो है रिहाई की गई। प्रेस की आज़ादी के संरक्षण को लागू किया कि प्रेस की आज़ादी हो। शिक्षा के विकास के लिए वर्धा शिक्षा में काम किए, वर्धा बेसिक शिक्षा योजना लाई गई। इसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने अस्वीकार किया। तो वर्धा बेसिक शिक्षा को मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने अस्वीकार कर दिया। फिर कांग्रेस की सरकारों के त्यागपत्र। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दलों के साथ विचार विमर्श किए बिना भारत को युद्धरत घोषित कर दिया 1939 में कि अब भारत द्वितीय विश्व युद्ध लड़ेगा। अतः कांग्रेस द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया। अब विरोध आरंभ हो गया, कांग्रेस ने विरोध किया। गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रथम विश्व युद्ध की तरह वह भारत की जनता है वह ब्रिटिश सरकार का बिना शर्त के समर्थन नहीं करेगी। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का यह कहना था कि सरकार को 2 मांग अविलंब पूरी करनी होंगी, बिना विलंब के तुरंत पूरी करनी होगी। प्रथम है कि कांग्रेस में उत्तरदायी सरकार जैसे कोई प्रावधान न हो कि सरकार उत्तरदायी है, तो केंद्र में उत्तरदायी सरकार जैसा कोई प्रावधान हो, यानी केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार बने। दूसरा, युद्ध के शीघ्र बाद भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान सभा का प्रावधान, भारतीय स्वयं संविधान बनाएंगे अपना। चूंकि सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया और नवंबर 1939 तक कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस की सरकार ने।
फिर कांग्रेस, तो ये त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। फिर कांग्रेस तथा सरकार के बीच विवाद आरंभ हो गया। इन दोनों कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था और उस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग के साथ अम्बेडकर की पार्टी ने भी मुक्ति दिवस मनाने की सहयोग दिया। तो ये अम्बेडकर साहब मुस्लिम लीग के साथ थे इस समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवाद और वामपंथ का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवाद का एवं वामपंथ का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो वामपंथी तो कह रहे थे कि पहले ही सीट छोड़ दो, लेकिन दक्षिण पंथियों ने सीट फिर भी नहीं छोड़ी। 1920 और 30 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक शक्तिशाली वामपंथी प्रभाव महसूस किया गया। तो वामपंथियों का प्रभाव इस पर महसूस किया गया और इस प्रभाव को राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में ही परिवर्तन हो गया। तो राष्ट्र का आंदोलन को जो था उसमें परिवर्तन हो गया। अब तक कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था, वहीं सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग भी की जाने लगी कि अब सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए। तो इसमें क्या है, समाजवाद में उत्पादन वितरण के साधनों पर सामूहिक उत्पादन होगा और जो साधन होंगे सबका सामूहिक नियंत्रण होगा। वर्ग समन्वय के माध्यम से यूरोटोपीय समाजवाद और वर्ग संघर्ष के माध्यम हिंसात्मक क्रांति होगी। हिंसक क्रांति प्रजातांत्रिक पद्धति से मार्क्सवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद। और निम्नलिखित कारणों से समाजवाद को प्रेरणा। भारत में वामपंथी विचार के उद्भव एवं प्रचार के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति 1917 की रूसी क्रांति को माना जाता है। तो 1917 की रूसी क्रांति है इसके पीछे। 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में, तो 1917 में क्या हुआ, साम्राज्यवाद की प्रकृति में विश्व में क्या चल रहा था, रूसी क्रांति का प्रभाव था। और रूसी क्रांति में 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में बाल्शेविक पार्टी ने जार के निरंकुश शासक को उखाड़ फेंका और रूस में विश्व में पहली समाजवादी राज्य की स्थापना की घोषणा हुई। रूस द्वारा शासन व्यवस्था में सर्वहारा महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया। सर्वहारा यानी जनता जो थी उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। उपनिवेश की शोषित जनता में यह विचार काफी लोकप्रिय था। तो उपनिवेश जहाँ था वहाँ में जनता की में विचार बहुत मतलब लोकप्रियता सिद्ध हुई कि अच्छा है, निरंकुश शासन समाप्त हो गया जार का। असहयोग आंदोलन की अपेक्षा सफलता नहीं मिलने से, तो असहयोग आंदोलन जो था उसे अपेक्षा सफलता नहीं मिली थी। तो न मिलने से निरंकुश युवा लोग मार्क्सवाद अथवा वैकल्पिक एवं तीव्र स्वतंत्रगामी मार्ग लगा। उन्हें जो मार्क्सवाद का जो मार्ग था उन्हें ज़्यादा तीव्र स्वतंत्रता का मार्ग लगा था। इसके अतिरिक्त युवाओं का एक वर्ग गांधीवादी समाधान से संतुष्ट भी नहीं था। तो 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उद्घाटित कर दिया था और विश्व मंदी से जिस प्रकार सोवियत रूस स्वयं को बचाए रखा, इससे भी समाजवादी विचारधारा को लोकप्रियता मिली। तो समाजवादी विचार लेनिन के नेतृत्व में क्या हुआ, जार का निरंकुश शासन समाप्त हो गया और आर्थिक मंदी से भी रूस बचा रहा। तो ये समाजवाद की लोकप्रियता के कारण थे। तो भारतीय राजनीति में समाजवादी और वामपंथी आंदोलन, तो भारत में भी समाजवादी और वामपंथी आंदोलन आएंगे। कम्युनिस्ट आंदोलन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1920 में ताशकंद और ताशकंद में भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो किसने, एम.एन. रॉय ने की। और भारत में औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत 1925 के कानपुर में हुई, जब एम.एन. सिगारवेलू की अध्यक्षता में कम्युनिस्ट पार्टी अखिल भारतीय बैठक हुई। तो कम्युनिस्ट पार्टी की एक अखिल भारतीय बैठक हुई थी कानपुर में,
इसमें श्रीपद अमृत डांगे और नेली सोना गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत अली उस्मानी आदि शामिल थे। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया और का उद्देश्य कांग्रेस की नीति को वामपंथ की दिशा में मोड़ना था। काम मतलब वामपंथ की दिशा में कांग्रेस को मोड़ना था। कम्युनिस्टों द्वारा श्रमिक एवं किसान पार्टी का गठन किया गया। तो कम्युनिस्टों द्वारा श्रमिक पार्टी और किसान पार्टी का गठन किया गया। इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए वामपंथी रुझान को प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस का समाजवादी दल, तो समाजवादी दल था एक। 1933 में कांग्रेस के नेताओं ने नासिक जेल में एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। तो नासिक की जेल में 1933 में कांग्रेस के नेताओं ने एक समाजवादी दल का गठन किया और गठन करने का निर्णय लिया। यह पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्य करती थी। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत काम करती थी। 1934 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और इसमें महत्वपूर्ण नेता आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अन्नापूर्ण नंद सिंह, मीनू, अशोक मेहता और जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी को आशीर्वाद जरूर दिया लेकिन सदस्य नहीं बने। तो इस तरह नरेंद्र देव, जयपाल नारायण, अन्नापूर्णानंद सिन्हा, मीनू, अशोक मेहता सारे सब नेता क्या है कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बने और कांग्रेस के अंतर्गत ही ये भी मतलब पार्टी के रूप में थे ये भी। लेकिन नेहरू इसके सदस्य नहीं बने और इस पार्टी का लक्ष्य था संगठन एवं विचार के स्तर पर कांग्रेस को समाजवाद की ओर मोड़ना। तो कांग्रेस को समाजवाद की ओर मोड़ने का विचार था इनका। विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस को रूपांतरित करने का अर्थ था कांग्रेस जनों को धीरे धीरे इस बात के लिए राजी करना, मतलब कांग्रेस को राजी करना कि वे स्वतंत्र भारत की प्राप्ति जब स्वतंत्र भारत की प्राप्ति के लिए समाजवादी दृष्टिकोण अपनाएं तथा वर्तमान आर्थिक मुद्दों पर अपना रुख किसानों और मजदूरों के पक्ष में रखें। अपना जो वर्तमान का आर्थिक मुद्दा है तो उसका अपना रुख किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में रखें। संगठन के स्तर पर रूपांतरण का अर्थ है ऊपर से नेतृत्व का परिवर्तन, क्योंकि इस पार्टी में नेता मानते थे कि वर्तमान नेतृत्व जनता की संघर्ष को चरम तक ले जाने का अक्षम है। कि वर्तमान के जो नेता हैं वो जनता को संघर्ष के चरम यानी उच्चतम स्तर पर नहीं ले जा सकते। तो कांग्रेस का समाजवादी विचारधारा से प्रेरित युवा नेताओं का प्रभाव। कांग्रेस के जो समाजवादी विचारधारा के नेता हैं तो विचारधारा से प्रेरित युवा जो है उन पर प्रभाव पड़ा इसका। इसमें प्रभाव में कांग्रेस पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसी युवा नेताओं का प्रभाव बढ़ा। इसके द्वारा विभिन्न अधिकारों की अध्यक्षता की गई। तो सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस पर किसका प्रभाव था? नेहरू का और सुभाष चंद्र बोस का। और इसमें अध्यक्षता भी वही लोग कर रहे थे। तो सर्वाधिक कार्यक्रम बनाए गए जिसमें जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1937 में फौजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 के लाहौर अधिवेशन उन्होंने घोषित किया कि मैं समाजवादी हूँ। तो उन्होंने 1929 में घोषित कर दिया। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं मानता हूँ कि भारत विश्व की समस्या एकमात्र हल समाजवाद है। फिर 1938 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्रमशः हरिपुर में फिर त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यद्यपि त्रिपुरी अधिवेशन के संकट का रुख ले लिया। त्रिपुरा अधिवेशन जो हो रहा था तो उसमें संकट का रूप ले लिया, क्योंकि इस समय इस अधिवेशन के मध्य कांग्रेस के वामपंथी तथा दक्षिणपंथी गुटों के बीच संघर्ष छिड़ गया। दक्षिणपंथी खेमे
के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र द्वारा चुनाव जीतना और वामपंथी विचारों की प्रगति को दर्शाता है। वामपंथी विचारधारा आगे बढ़ गई थी। दक्षिणपंथी नहीं चाहते हुए भी वामपंथी सरकार यानी बोस चुनाव जीत गए थे। उसमें अध्यक्षता उन्होंने की थी त्रिपुरी की। फिर साम्राज्यवाद और वामपंथ का योगदान क्या था? इसके प्रभाव से किसानों मजदूरों की समस्या को प्रभावी ढंग से उभारा गया। तो किसान थे, मजदूर थे, उनकी समस्या क्या है सामने उभर कर आई। किसानों श्रमिकों को संगठित किया तथा राजनीति उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन किया। किसान और श्रमिक संगठितों की राजनीति में भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया। इसने स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया। तो इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया। कांग्रेस के कार्यक्रम को भी समाजवाद की दिशा दी। कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे उन्हें समाजवाद ने दिशा दे दी। और उदाहरण के लिए 31 का कराची अधिवेशन जो था उसमें 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम यानी कराची प्रस्ताव में श्रमिकों के सामान्य कार्यक्रम जैसे कि अधिकार, पारिश्रमिक, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार आदि शामिल किए गए। 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1937 में फिरोजपुर अधिवेशन में किसानों की दशा में सुधार की प्रगतिशील योजना कार्यक्रम लाए गए। तो श्रमिकों के लिए योजनागत कार्यक्रम लाए गए। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में योजना समिति का गठन हुआ योजना बनाने के लिए। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की बात कम्युनिस्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। तो महिलाओं को अधिकार मिले, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई और कम्युनिस्ट के अधिकार महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। फिर इसकी सीमाएं थी। तो मतलब क्या सीमाएं थी इनकी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने चीन के कम्युनिस्ट नेताओं की तरह व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया, अर्थात उन्हें भारतीय परिस्थिति के अनुकूल रणनीति नहीं बनाई। जैसी परिस्थिति थी तो परिस्थिति के अनुकूल नीति नहीं बनाई, बल्कि हमेशा मॉस्को और लंदन से ही निर्देश लेते रहे। फिर कांग्रेस समाजवादी दल ने अपना पहला लक्ष्य राष्ट्रवाद को बनाया, फिर समाजवाद को। संकट के समय भी विभिन्न समाजवादी संगठन संयुक्त मोर्चा बनाने में विफल हो गए। उदाहरण के लिए त्रिपुरी में तो जो बनवाए थे ना समाजवादी संगठन वो विफल रहे, त्रिपुरी में हंगामा हो गया। संकट के समय न केवल कांग्रेस समाजवादी दल एवं नेहरू भी सुभाष चंद्र के साथ छोड़ दिए। तो नेहरू जो समाजवादी थे उन्होंने सुभाष चंद्र का साथ छोड़ दिया, वरन समाजवादी दल ने भी सुभाष को किनारे कर दिया। जब भारत कम्युनिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ तब गांधी के नेतृत्व में एक सशक्त बुर्जुआ वर्ग यानी बुर्जुआ आंदोलन स्थापित हो चुका। तो गांधी जी का नेतृत्व किया उन्होंने, तो सशक्त बुर्जुआ आंदोलन स्थापित हो चुका था। अतः भारत में कम्युनिस्टों के लिए गांधी भी एक बड़ी चुनौती बना रहा। गांधी व कम्युनिस्टों के लिए चुनौती बना रहा। महिलाओं की जागृति, अभी 1929 से 1935 के बीच में है। सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से महिला अधिकार के मुद्दे को प्रोत्साहन मिला, यानी महिला मत अधिकार जो है करवाना है तो इसके मुद्दे को प्रोत्साहन मिला। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में महिलाओं के मताधिकार 1930 तक मिल चुका। तो महिलाओं को मताधिकार कब तक मिल गया था? 1930 तक मिल गया था। फिर 1935 में केंद्रीय विधानमंडल में महिलाओं को मताधिकार मिले, तो 30 तक उन्हें मताधिकार जो है
मताधिकार 1930 तक मिल चुके थे। 1935 में केंद्रीय विधानमंडल में भी मताधिकार मिल गए और सीटें आरक्षित हो गई उनकी। तो किसानों की जागृति, तो किसानों की जागृति क्या है? 1920 के दशक में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो 1920 में क्या हुआ था? किसान सभा की स्थापना की गई थी। 1930 के दशक में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो 20 में भी हुआ और 30 में भी हुआ। और 37-38 में बिहार के बहरिया ताल में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बर्खास्त आंदोलन हुआ। तो संप्रदायवाद की प्रगति हुई, यानी संप्रदायवाद और बढ़ेगा अब इसमें। 1930 के दशक में मुस्लिम जमींदारों का समाजवाद का भय। तो 1930 का जो दशक है उसमें मुस्लिम जमींदार हैं तो उन्हें समाजवाद का भय है, क्योंकि मुस्लिम जमींदार वर्ग बढ़ते हुए समाजवाद के खतरे से भयभीत थे। उन्हें डर था कि कहीं आर्थिक आधार पर उन्हें ना बांटा जाए, इसलिए सांप्रदायिक विभाजन को प्रोत्साहन दिया। तो जमींदार वर्ग ने प्रोत्साहन दिया। 37 में चुनाव परिणाम पर साम्राज्यवाद का प्रभाव। तो 1932 का जो सांप्रदायिक पंचायत था उसमें मुस्लिम लीग की लगभग सभी मांगें मान ली गईं। तो 32 में सांप्रदायिक पंचायत आया था। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत मुस्लिम लीग की लगभग सभी मांगें मान ली गई। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं था और अतः 1937 में चुनाव में मुस्लिम लीग की हार हुई। तो उनके पास उनकी हार हो गई थी, उनकी जो चुनाव हुआ था 37 में। इस हार के पश्चात मुस्लिम अली जिन्ना ने सबक सीखा और जिन्ना ने मुस्लिम लीग को जन सामान्य पार्टी बनाने के लिए नई नीति कार्यक्रमों को अपनाया। तो नई नीतियां अपनाने लगा वो जीतने के लिए। दूसरी तरफ हिंदू महासभा को भी चुनावी विफलता का सामना करना पड़ा। हिंदू महासभा भी चुनाव में विफल हुई, हार गई। अतः हिंदू महासभा के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने स्वास्थ्य के आधार पर त्यागपत्र दे दिया और फिर 1938 में अध्यक्ष वीडी सावरकर बने। तो वीडी सावरकर जो हिंदू में थे, मुस्लिम कट्टरतावादी टाइप के थे, तो मोहम्मद अली उन्होंने त्यागपत्र दे दिया यहाँ मदन मोहन मालवीय ने। तो मदन मोहन मालवीय ने त्यागपत्र दे दिया स्वास्थ्य अपने खराबी के कारण और वीडी सावरकर अध्यक्ष बन गए हिंदू महासभा के। और इस तरह डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नए अध्यक्ष गोलवारकर बने और इस प्रकार उग्र सांप्रदायवाद का चरण आरंभ हुआ तथा जिन्ना और सावरकर गोलवालकर का चरण आरंभ हुआ। तो जिन्ना आ गए, सावरकर आ गए और कट्टरतावादी हैं जी दोनों और अच्छी ऊंची जगह पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब जो आंदोलन होगा वो कहाँ होगा? 1939 से 1945 तक के आंदोलन होंगे। इसमें राष्ट्रवाद की प्रगति, यानी राष्ट्रवाद बढ़ेगा। अगस्त प्रस्ताव आएगा 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में आएगा, भारत छोड़ो अधिनियम 1942 में आएगा और बेबल योजना 1945 में आएगी। इस पर संप्रदाय बढ़ जाएगा। तो जिन्ना क्या करेगा? जिन्ना ब्रिटेन के बीच सहमति, जिन्ना और ब्रिटिश के बीच सहमति बनेगी। लाहौर का प्रस्ताव 1940 में होगा। तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध ने एक ही साथ राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद की विचारधारा को प्रोत्साहन दिया। तो राष्ट्रवाद की प्रगति हो रही है। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों से त्यागपत्र के बाद कांग्रेस को संतुलित करने तथा युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथिगो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया। यानी विश्व युद्ध लड़ने के लिए उसे समर्थक चाहिए थे। तो उन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक, यहाँ 8 लिखा है, तो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया और अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार का
का गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अंतिम सरकार जो है उसके गठन करने की मांग को इस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार का गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। इस प्रस्ताव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग स्पष्टता स्वीकार न करने के कारण भी अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान क्या थे, क्या बातें लिखी थी? तो इस प्रस्ताव में संविधान को लागू करने के लिए भारतीय के अधिकार को स्वीकार किया गया। भारत अपना संविधान बनाए और यह संविधान मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा तैयार किया जाना था। इस प्रस्ताव के अनुसार युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, युद्ध में सलाह देगी तो सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। फिर वायसराय की परिषद के विस्तार पर वायसराय जो थे, वायसराय की परिषद के विस्तार का प्रावधान था। इसमें कुछ भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था, यानी वायसराय की जो परिषद होगी उसमें भारतीयों को भी इसमें शामिल होंगे। व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन, सरकार का विरोध करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। वस्तुतः उस समय कांग्रेस के अंदर एक अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ हो गया। तो 1940 में क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के आधार पर अखिल भारतीय आंदोलन चले और इस मुद्दे पर प्रस्ताव मतभेद था। नेहरू के साथ गांधी भी अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ने से कतरा रहे थे। उनका मानना था कि इसके कारण फासीवादी शक्ति स्थिति मजबूर हो जाएगी और व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी की विचारधारा पर आधारित था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्तिगत तौर पर करना चाहिए। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बताना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे सत्याग्रही बने। तो इसमें विनोबा भावे थे, वो भी सत्याग्रही बने और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था अभी भी, और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश के पांव उखड़ रहे थे, यानी ब्रिटिश हार रही थी इस द्वितीय विश्व युद्ध को। साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल भारत के साथ समझौता करने के लिए मित्र राष्ट्रों का दबाव बढ़ रहा था कि जो मित्र राष्ट्र रूस, फ्रांस, ये सारे जर्मनी तो उनके विपरीत में था। तो इन सब राष्ट्रों का दबाव बढ़ रहा था कि भारत के साथ मित्रता करो। अतः 1942 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल सरकार ने भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए स्टैंडफर्ड क्रिप्स के अधीन एक मिशन भेजा। तो स्टैंडफोर्ड क्रिप्स के अधीन एक मिशन भेजा और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव निम्नलिखित प्रस्ताव थे। तो क्रिप्स मिशन में क्या था, युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो डोमिनियन राज्य का दर्जा दे रहे थे अब क्रिप्स मिशन में। और युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत, जो द्वितीय विश्व चल रहा है तो उसकी समाप्ति के पश्चात भारत को संविधान निर्माण की शक्ति दी जाएगी और इस संविधान केवल भारतीयों तक निर्मित होगा। अतः गांधी ने इसे पोस्ट अटैक चेक कहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये बातें तो पहले मांग रहे थे, बहुत पहले, अब पुरानी हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 7 दिसंबर 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक मुंबई में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई। तो भारत छोड़ने के मुद्दे पे किसके साथ बैठ गई, तो मुंबई में बैठक हुई और अब्दुल कलाम आजाद थे इस अध्यक्षता में हुई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया और 8 अगस्त को कुछ संशोधन के बाद उसे पारित कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 में गांधी ने मुंबई बैठक में जनता को करो या मरो का नारा दिया। तो मुंबई की जो बैठक थी, मुंबई बैठक में गांधी जी ने दिया था नारा। संकल्प पर बोलते हुए गांधी ने अहिंसा आंदोलन का आह्वान किया कि हिंसा से नहीं, अहिंसा ही से देना है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शीघ्र ही सरकार सक्रिय हो गई और 9 अगस्त 1942 में सुबह तक कांग्रेस में के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु जनता
अनियंत्रित हो गई। तो जनता जो है इसमें अनियंत्रित हो गई। फिर 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच मुंबई एवं कलकत्ता अशांत रहे। तो 9 अगस्त जो था, 9 अगस्त से 9 अगस्त से 14 अगस्त तक मुंबई में और कलकत्ता में असंतोष रहा और कांग्रेस के सभी नेता, जो महत्वपूर्ण नेता थे, वो गिरफ्तार हो गए थे। 15 अगस्त तक एक ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया और बिहार के भोजपुर क्षेत्र में, संयुक्त प्रांत में भोजपुर क्षेत्र में फैल गया और बलिया, गाजीपुर, चित्तू पांडे के अधीन समानांतर सरकार स्थापित हुई। इस प्रकार मिदनापुर में एवं जाति सरकार स्थापित हुई। तो मिदनापुर में जाति सरकार स्थापित हुई। वैसे तो इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण भारत पर देखा गया। जो आंदोलन था उसका प्रभाव पूरे देश पर देखा गया, परंतु इसके 4 प्रमुख केंद्र थे: बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक भी थे। सरकार के द्वारा भी अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया गया और ग्रामीण लोगों में इस आंदोलन का कमर टूट गई और फिर इस छात्र बुद्धिजीवियों ने इसकी कमान संभाली। तो छात्र बुद्धिजीवी आ गया और गोरिल्ला पद्धति से संघर्ष जारी रहा। ये स्मरणीय है कि यह ऐसा आंदोलन था जिसमें कांग्रेस ने अधिकृत रूप से कभी भी वापस नहीं लिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण निम्न तरीके से स्वतंत्रता के मुद्दे पर प्राथमिकता को पहली सूची में ला दिया। तो प्राथमिकता सूची में कैसे आया स्वतंत्रता का आंदोलन? तो इस आंदोलन से यह साबित हुआ कि राष्ट्रवाद समाज के निचले हिस्से तक पहुंच चुका है, यानी राष्ट्रवाद अब पूरी तरह से भारत में पहुंच चुका है। इस बात से ब्रिटिश को अपना शासन बनाए रखने के लिए सेना, पुलिस अधिक निर्भर रहना पड़ता है और अब ब्रिटिश को भी इन सेना पे निर्भर रहना पड़ता है। अतः इस आंदोलन ने ब्रिटिश को बताया कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी समझौते पर संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकार कर दिया गया था। फिर भविष्य में किसी भी आंदोलन, हिंसात्मक अहिंसा के बीच सीमांकन भी रेखा खत्म हो गई। रेखा को खींचना भी मुश्किल हो गया। ये कौन सी हिंसात्मक होगी, कौन सी अहिंसात्मक होगी? तो भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दी है। इस पर टिप्पणी करना। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे सशक्त मुखर साबित हुआ, बल्कि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्राथमिकता की पहली सूची में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बिंदु माध्यम से समझ सकते हैं। तो क्या कारण थे इसके? मतलब इस आंदोलन का स्वरूप इतना व्यापक था कि इसने पूरे विश्व को आगोश में ले लिया। इतना ही नहीं, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को एक स्पष्ट करार दिया कि जब तक अब भारतीय जनता स्वतंत्रता से कम किसी समझौते पर तैयार नहीं होगी। तो पूरे भारत में चल रहा था। इस आंदोलन ने काफी हद तक वर्गीय हितों को शून्य कर दिया। वर्ग के जो हित हैं उनको शून्य कर दिया जाने का संकेत मिलता है और भारतीय जनता वास्तविक शत्रु को पराजित करने के लिए आपसी भेदभाव भूलने के लिए तैयार थी। अब सबसे बढ़कर इसमें और क्या क्या हुआ? तो सबसे बढ़कर अब ब्रिटिश को ऐसा विश्वास था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन होगा, वह हिंसक आंदोलन होगा। परंतु भारत छोड़ो आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि विश्व में जो आंदोलन होगा उसमें हिंसक और अहिंसक के बीच स्पष्ट भेद करना मुश्किल होगा। अतः ब्रिटिश ने इसके खतरे की घंटी समझा। यह आंदोलन कांग्रेस के पूर्व आंदोलनों से भिन्न था। तो क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार
राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच समझौता रहित संघर्ष था। अब इसमें समझौता होना ही नहीं था। और अब राष्ट्रीय आंदोलन की एकमात्र मांग स्वतंत्रता बन गई थी। भारत छोड़ने के आह्वान के बाद पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। अगर आह्वान कर दिए तो अब पीछे नहीं मुड़ना था। औपनिवेशिक सरकार के साथ भविष्य में जो भी वार्ता होनी थी वह सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर होनी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि आंदोलन ने स्वतंत्रता को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। बेबल योजना आई। नए वायसराय बेबल ने योजना प्रस्ताव के प्रस्तुत की और इस योजना के अनुसार वायसराय की परिषद में वायसराय को छोड़कर सभी सदस्य 10 भारतीय होंगे। तो वायसराय के जो परिषद है उसमें वायसराय बस विदेशी है, बाकी सभी सदस्य जो हैं 10 सदस्य भारतीय होंगे। इसमें यह प्रावधान था। वायसराय का कहना था कि यद्यपि इसकी विवेकाधीन शक्ति बनी रहेंगी, वायसराय की विवेकाधीन शक्ति बनी रहेंगी, परंतु अनावश्यक किंतु उसे आश्वासन दिया कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। फिर 10 प्रतिनिधियों में से 5 जो प्रतिनिधि मतलब स्थायी प्रतिनिधि थी, पहले तो ऐसा था अस्थायी स्थायी और अस्थायी में बांट दिया गया था। और अस्थायी तो जो होते थे वो गैर कांग्रेसी थे, यानी गैर भारतीय होते थे, और बाकी 10 जो होते थे वो ब्रिटिश वाले देते थे। तो 10 को भारतीय से चुना जाना था, लेकिन 10 में से अब 5 कांग्रेस द्वारा दिए जाने थे और 5 मुस्लिम लीग द्वारा। यह अपने आप में प्रगतिहीन कदम था, क्योंकि मुस्लिम लीग एक राजनीतिक वजन कांग्रेस के बराबर नहीं था। मुस्लिम लीग में जो मतलब लोग थे वो कम थे और बाकी देश में ज़्यादा थे। फिर कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, परंतु मुख्य समस्या अब आई जब कांग्रेस ने मतलब कहा कि ठीक है तुम आधे ले रहे हो फिर भी ले जाओ। लेकिन कांग्रेस ने सबसे अपने प्रतिनिधियों में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान को चुना। किंतु जिन्ना ने तो अब कांग्रेस में तो सब लोग थे तो वो किसी को भी चुने, तो उन्हें 2 मुसलमान को चुना। किंतु जिन्ना ने इन प्रतिनिधियों का विरोध कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मुस्लिम प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। इस मुद्दे पर 14 और 25 जून के बीच शिमला में एक सम्मेलन भी हुआ, किंतु इसका समाधान नहीं निकला और बेबल ने इस योजना को रद्द कर दिया। इस प्रकार जिन्ना को वीटो सफल हो गया। तो संप्रदायवाद की प्रगति हुई। तो जिन्ना एवं ब्रिटिश के बीच सहमति एवं लाहौर प्रस्ताव 1940 का जो था, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने पहले युद्ध प्रयासों में कांग्रेस का समर्थन, उनको तो विश्व युद्ध में समर्थन चाहिए था, 1940 का युद्ध हो रहा था विश्व युद्ध, तो उन्हें समर्थन कांग्रेस का नहीं मिला, तो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन खो दिया था। इसीलिए मुस्लिम लीग के समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश ने आत्मसमर्पण किया कि तो हमारी सहायता करो। और औपनिवेशिक सरकार ने भारत के मुसलमानों को एकमात्र नेता के रूप में जिन्ना को स्वीकार कर लिया कि यही भारत का नेता है। और इससे पूर्व ही जिन्ना ने मार्च 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के लक्ष्य को स्वीकार किया। 1940 में जिन्ना ने भी पृथक राज्य बनाने की मंशा बना ली थी। फिर संप्रदायवाद के क्षेत्र में अगस्त प्रस्ताव का योगदान भी है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव जब आया तो मुस्लिम लीग को वीटो की शक्ति उसने दे दी, क्योंकि इसमें यह प्रावधान लाया गया था कि भारत में कोई भी ऐसा संविधान मंजूर नहीं किया जाएगा जिसका मुस्लिम लीग सहमति ना हो। तो मुस्लिम लीग अगर सहमति नहीं है तो वो ऐसा प्रस्ताव नहीं लाएंगे कांग्रेस वाले कोई भी। फिर मुस्लिम संप्रदायवाद में क्रिप्स मिशन की भूमिका क्या थी? तो उसने अगस्त प्रस्ताव ने तो ये वचन देना ही कि कोई ऐसी स्वीकृति नहीं होगी जिसमें मुस्लिम की स्वीकृति ना हो, तो ये गलत था। फिर बेबल योजना में तो उसे पूरा वही मिला गया और अपना वीटो साबित करने का मौका मिल गया। फिर जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें एक लोकल
ऑप्शन का प्रावधान लाया गया था, अर्थात युद्ध की सहमति के पश्चात भारतीयों द्वारा निर्मित होने वाली संविधान सभा में अगर कोई प्रांत अलग रहना चाहे तो उसे पृथक संविधान बनाने का अधिकार रहेगा। यह लोकल ऑप्शन का प्रावधान भारत में एकता अखंडता का घातक था। यह गुप्त रूप से पाकिस्तान की योजना की प्रस्ताव कर रहा था। तो ये किस सेशन में था? तो मुस्लिम संप्रदाय के क्षेत्र में बेबल योजना की भूमिका क्या है? तो 1945 में बेबल योजना मुस्लिम लीग को अपनी वीटो शक्ति प्रयोग करने का पहला अवसर प्राप्त हुआ, जब बेबल के प्रयोजनों से लीग 5 सदस्यों को मिलाकर एक अंतिम सरकार का गठन किया जाना था, यानी 5 लोग और मिलने थे और सरकार गठित किया जाना था। लेकिन जिन्ना अंतिम सरकार में कांग्रेस द्वारा किसी भी मुस्लिम को नामित किए जाने के पक्ष में नहीं थे। अंत में जिन्ना की वीटो के कारण बेबल इस योजना को रद्द कर दिया और बेबल योजना रद्द हो गई। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, तो द्वितीय विश्व युद्ध होगा और भारतीय राष्ट्र का आंदोलन, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता की ओर और विभाजन की ओर दोनों ओर बढ़ेंगे। तो ये पढ़ने वाले हैं। तो भारत छोड़ो प्रेरित करने वाले कारक हैं। पहला है इसमें ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। ब्रिटिश साम्राज्य स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के कारण लिए ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो रहा है। निम्न राज्य स्तर और राष्ट्रवादी चेतना, निम्न स्तर पर भी राष्ट्रवाद की चेतना आ गई। हिंद फौज का मुकदमा सैनिक विद्रोह होगा। ब्रिटेन से सरकार का पतन। 1946 में अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की नीति बनी। जून 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना। और सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनेगी। 47 में एटली सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्र घोषणा आएगी। 47 में माउंटबेटन योजना का आगमन तथा 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। इस तरह संप्रदायवाद का भी मतलब वो होगा। मुस्लिम बहुल प्रांतों में जिन्ना का बढ़ता महत्व होगा। 45-46 के चुनाव में जिन्ना एवं लीग की सफलता। तो चुनाव में जिन्ना की सफलता हो गई 45-46 में। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की अस्वीकृति। कैबिनेट मिशन जो है वो अस्वीकार कर दिया गया। 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया तथा कलकत्ता, मुंबई, बंगाल, नोआखली में, बिहार के मुंगेर में दंगे होंगे। और मार्च 1947 में पंजाब में दंगे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के द्वारा बाधा उपस्थित करना। और 1947 माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन। स्वतंत्रता की ओर कदम। इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया। उसकी अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट आई कि भारत में ज़्यादा समय बने रहने की स्थिति में नहीं था। परंतु ब्रिटेन को भारत के एक बड़ा लाभ था, वह भारत से प्राप्त होने वाली गृह व्यय की बड़ी राशि, जिसके माध्यम से वह व्यापारिक घाटे को पूरा करता था। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ही भारत का कर्जदार बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ही ब्रिटिश का सैनिक मुख्यालय था और संपूर्ण एशिया की युद्ध का संचालन करता था, भारत से हो रहा था। इस क्रम में ब्रिटेन ने भारत में 25 लाख सैनिकों की एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली और तोपखाना अन्य विभागों को मजबूत बनाया। इस कारण भारत स्वयं ब्रिटेन से भी अधिक ताकतवर हो गया था। इसलिए भारत प्रशासन ब्रिटिश के औचित्य समाप्त हो गया। फिर भारत में निम्न स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार हुआ, यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने साबित कर दिया कि भारत से अंग्रेजों का जाना कुछ समय की बात है।
इस आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। स्वतंत्रता के लिए नीचे से पड़ने वाले दबाव को भी कम करके नहीं आंका जा नीचे की ओर से जो दबाव था उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। फिर ट्रेड यूनियन और श्रमिक आंदोलन की घटना, जो ट्रेड यूनियन और श्रमिक आंदोलन की जो घटनाएं हैं उसमें 1945-46 के बीच तेजी आ गई। इतना तक कि 45 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ने सरकार से स्वतंत्रता की मांग की। तो 1945 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ने सरकार से स्वतंत्रता की मांग की। दूसरी तरफ 1946 में बंगाल में होने वाले तेगा किसान आंदोलन तथा 1946 में होने वाले तेलंगाना किसान आंदोलन में भी ब्रिटिश को भयभीत कर दिया। इस संकेत किया कि भारत में शासन कानून के लिए बड़ा कठिन होगा। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रमुख स्तंभ सेना, पुलिस भी राष्ट्रवादी चेतना घर कर गई। इतना तक कि सिविल सेवा जैसे इस्पाती ढांचा टूट गया। तो राष्ट्रीय चेतना बहुत ज़्यादा फैल गई, सेना में फैल गई, पुलिस में फैल गई। फिर आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा और सैन्य विद्रोह। सुभाष चंद्र बोस ने INA आज़ाद हिंद फौज एवं स्वतंत्र सरकार का गठन अक्टूबर 1943 में जापान के समर्थन में सिंगापुर में किया। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई सिंगापुर में। हालांकि सैन्य रूप से यह बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन 1945 में INA सदस्य के खिलाफ लाल किले में मुकदमा शुरू हुआ। तो INA के सदस्यों को पूरे देश की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ। फिर सैनिकों का विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह मुंबई के समुद्र तट पर एक जहाज HMIS तलवार से शुरू हुआ था। बहुत जल्दी यह 22 जहाज़ों में फैल गया। यह विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ। MH खान इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे और भारत ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा खतरा थी। फिर ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन हुआ। अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के नीति में परिवर्तन। तो ब्रिटेन में सरकार बदल जाएगी। अब अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी नीति बदलेगी। तो ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन हुआ, यानी कंजरवेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी की सरकार स्थापित हुई। और इसने मार्च 1946 की क्लीमेंट 1946 में क्लीमेंट एटली की सरकार ने घोषणा किया कि अल्पसंख्यकों की मांग विचारणीय है, परंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की अपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। यानी उनकी हितों की मांग अल्पसंख्यकों की सही है, लेकिन फिर भी बहुसंख्यक जो भारत में बहुसंख्यक हैं उनके साथ अब उनकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। यह घोषणा भारत के संदर्भ में दृष्टि परिवर्तन का परिचायक थी। जिस प्रकार पहले ब्रिटिश नीति का बल भारत में विभाजन को प्रोत्साहन देना रहा था, वहीं अब इसका बल इस बात पर हो गया कि अगर संभव हो सके तो भारत के विभाजन को रोका जाए। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आएगा। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और अनुशंसाएं की। इसने विभाजन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह व्यवहारिक निर्णय नहीं था। वैकल्पिक रूप से इसने 3 स्तरीय संरचना की अनुशंसा की, यानी केंद्र सरकार, एकीकृत कमजोर संघ, केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामले होंगे। तो केंद्र कमजोर होगा, उसमें रक्षा के मामले, विदेश और संचार के मामले होंगे। प्रांतीय समूह, प्रांतों को 3 समूह में विभाजित किया जाना है। ए में 6 हिंदू बहुल प्रांतों को, जो A नंबर का ब्लॉक होगा उसमें 6 हिंदू प्रांत होंगे शामिल किया जाएगा, जबकि B में उत्तर पश्चिम के 3 मुस्लिम प्रांतों को, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को शामिल किया जाएगा। फिर C समूह में उत्तर पूर्व के 2 मुस्लिम प्रांतों को, असम और बंगाल को शामिल किया जाना था। इस तरह से 3 समूह में बांटे जाएंगे। फिर निर्वाचन जो है निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। फिर अंतरिम सरकार का गठन
सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतिम सरकार का गठन हुआ। इसमें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई शुरू की। इस मुस्लिम लीग एक सरकार में शामिल नहीं हुई थी। आगे वायसराय बेबिल के विशेष अनुग्रह पर वित्त मंत्री लियाकत अली खान के नेतृत्व में लीग अंतिम सरकार में शामिल हुई और इटली सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली की सरकार ने घोषणा की और इसमें स्पष्ट किया कि जून 1948 तक अंग्रेज सरकार भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। तो माउंटबेटन का आगमन हुआ। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता। तो वायसराय के रूप में माउंटबेटन मार्च 1947 को भारत आया। वह एक प्रत्यक्ष एजेंडे के साथ और एक अप्रत्यक्ष एजेंडे को भारत लेकर आया था। प्रत्यक्ष एजेंडे के स्तर पर उसने कैबिनेट मिशन योजना को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास करना था। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर उसने गंभीर प्रयास किए और किंतु उसके अप्रत्यक्ष एजेंडे के तहत, जो अप्रत्यक्ष यानी सामने नहीं था, उसे सावधानी के साथ अंग्रेजों को भारत से वापस जाना था ताकि ब्रिटिश सरकार की इस प्रवृत्ति को पलायन न माना जाए। माउंटबेटन ने विभाजन के मुद्दे पर विभिन्न भारतीय नेताओं में वार्ता आरंभ की। सबसे पहले उसने पटेल जी से वार्ता की, फिर नेहरू से, फिर गांधी और अंततः जिन्ना से वार्ता की। तो माउंटबेटन की आरंभिक योजना में डिक्की वर्ल्ड योजना के नाम से जाना जाता है। इसे प्लान बाल्कन भी कहते हैं क्योंकि इसमें यह प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों और देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया जाए और उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो कि वे अपनी इच्छा के अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हों। किंतु माउंटबेटन ने यह योजना शिमला में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखी तो उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के रूप में जो प्रस्ताव लाया गया वह वास्तव में बीपी मेनन के साथ मिलकर वल्लभ भाई पटेल ने तैयार किया था। इसे ब्रिटिश भारत को दो डोमिनियन राज्यों यथा भारत और पाकिस्तान विभाजित करने का प्रावधान था तथा देशी राज्यों को अपनी क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार भारत पाकिस्तान में विलय करने का था। तो इस योजना को 4 जून 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन मिला और 18 जुलाई को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली। फिर इसे क्रमशः 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान भारत के संदर्भ में लागू किया गया। तो विभाजन की ओर कदम। तो मुस्लिम बहुल प्रांतों में जिन्ना का बढ़ता प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का त्यागपत्र दिया जाना घातक सिद्ध हुआ क्योंकि उसके कारण राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसे मुस्लिम लीग ने शीघ्र भर दिया और मुस्लिम लीग की प्रगति हो गई। तो 45-46 के चुनाव में जिन्ना और लीग की सफलता मिली। तो 45-46 के जो चुनाव हुए उन्हें सफलता मिली। 45 और 46 के जो चुनाव हुए कांग्रेस को उसमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई परंतु साथ ही मुस्लिम लीग को भी सफलता प्राप्त हुई। पहली बार 2 मुस्लिम प्रांतों में उसकी सरकार बनी और फिर केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षित सीटें उसे प्राप्त हो गईं। इसका अर्थ है कि 1937 से 45 के बीच मुस्लिम लीग अत्यधिक प्रगति हो चुकी थी और मुस्लिम संप्रदाय की अभिजात चरण से जन समुदाय के स्तर पर पहुंच गई थी, यानी जो अभिजात बड़े लोगों का समुदाय था अब जनता के स्तर पर पहुंच गया था। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की अस्वीकृति तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा।
तो 46 में जब कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने इसे अस्वीकार किया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की। शुरू में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रांतीय समूह में विभाजन के मुद्दे पर मतभेद, यानी प्रांतों में बांटना था, तो उसके मुद्दे पर मतभेद हुआ और मतभेद सामने आया और मुस्लिम लीग ने इस योजना से पीछे हट गई और अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी। और हालांकि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन इस दिन कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार द्वारा नरसंहार शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई, पूर्व बंगाल के नोआखली और बिहार के मुंगेर जिले में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के द्वारा बाधा उपस्थित करना, तो अंतरिम जो सरकार गठित थी उसमें मुस्लिम लीग बाधा उपस्थित हुई। इस तनाव के माहौल में जब सितंबर 1946 में अंतिम सरकार गठन हुआ तो सरकार का संचालन कठिन हो गया। सरकार के अंतर्गत लीग के मंत्रियों का नजरिया नकारात्मक था। तो लीग के जो मंत्री थे सरकार में गठित हुए वो उनका नजरिया नकारात्मक था। उनका उद्देश्य कार्यवाहियों को रोकना और था। अतः सर्वप्रथम कांग्रेसी नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अत्यधिक क्षुब्ध यानी दुखी हुए और तथा वे विभाजन की सच्चाई को स्वीकार कर लिया और करने के लिए तैयार हो गए। और इस क्रम में 20 फरवरी 1947 को इटली की सरकार की घोषणा आई, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि जून 1948 तक भारत को प्रत्येक स्थिति में स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो उनकी भी सूचना आ गई। साथ ही यह संकेत दिया गया कि सत्ता के केंद्र एक से अधिक भी हो सकते हैं, उन्होंने भी संकेत दिया था। मार्च 1947 में पंजाब में दंगे हुए तो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता की तिथि घोषित करना घातक सिद्ध हुआ। तो ब्रिटेन ने जो स्वतंत्रता की तिथि घोषित की थी वो घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसे मुस्लिम लीग में एक अवसर के रूप में लिया। और फिर मार्च 1947 में मुस्लिम लीग ने पंजाब में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। तो मुस्लिम लीग ने छेड़ा और खिज्र हयात खां की सरकार को गिरा दिया। लेकिन मुस्लिम लीग के इस गैर विधिक कार्य के परिणाम स्वरूप पंजाब में दंगा भड़क गया। जून 1947 में माउंटबेटन योजना तथा भारत का विभाजन हुआ। तो मार्च 1947 में नए वायसराय के रूप में माउंटबेटन का आगमन हुआ था और इनका उद्देश्य घोषित उद्देश्य जो था कैबिनेट मिशन था वो लागू करवाना था। माउंटबेटन योजना ऐसा महसूस किया कि तत्कालिक परिस्थितियों में कैबिनेट मिशन को लागू करना कठिन था, अतः माउंटबेटन ने विभाजन को प्राथमिकता दी। फिर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने वार्ता कर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। तो 3 जून को उसने प्रस्तुत की और इस आधार पर 14 अगस्त तक भारत का विभाजन हो गया। तो प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन को प्रोत्साहन दिया। इस कथन का उदाहरण कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसने स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन भी की प्रोत्साहन दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य स्वतंत्रता और विभाजन की दिशा में साथ साथ प्रगति हुई, यानी स्वतंत्रता और विभाजन दोनों साथ साथ चल रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रगति के मार्ग में निश्चित भूचिन्ह बनकर आया। द्वितीय विश्व युद्ध में स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया तो इसमें भारत में एक व्यापक जन असंतोष को जन्म दिया। इसका परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जब तो उसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन भारत में घटित हुआ और इस आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिक मुद्दे पर ला दिया। फिर आज़ाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ सेना राष्ट्रवाद से प्रभावित हो चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया और अतः भारत
को स्वतंत्र करना ब्रिटेन की मजबूरी थी। परंतु दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत के विभाजन को भी बल प्रदान किया। युद्ध के मध्य मुस्लिम लीग की सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार ने भारत के संवैधानिक विकास के विरुद्ध वीटो की शक्ति दे दी और लीग ने इसका खुला उपयोग किया। विबल योजना जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्ताव को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन दोनों को प्रोत्साहन दिया। फिर विभाजन के कारणों को जानने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि भारत के विभाजन के परिणाम को समझना। तो भारत के विभाजन के पश्चात लगभग 5 दशकों तक विद्वान इतिहासकार भारत के विभाजन की पड़ताल में गहरी रुचि दिखाई। विभाजन कैसे हुआ, उसका महत्वपूर्ण ध्यान इस बात पर लगा रहा कि विभाजन में कौन उत्तरदायी था। परंतु पिछले 2 दशक के विद्वान इतिहासकार सोच और बहस की दिशा बदल चुकी है। अब विभाजन के कारणों की जगह उसके प्रभावों पर उसके प्रभाव क्या है, तो इस पर विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि विभाजन ने भारत पाकिस्तान ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ा बल्कि लगभग संपूर्ण दक्षिण एशिया पर प्रभावित किया। और इसके निम्न रूप से देखा जा सकता है, जैसे कि दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश 3 राष्ट्रों का निर्माण हुआ और फिर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव परमाणु हथियार प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण सार्क जैसे संगठन सार्क संगठन तो इसमें विफल सिद्ध हो गया। जैसे किसी भी काम के लिए सार्क संगठन होता है तो वो अब विफल हो रहा है। विभाजन ने भारत के संविधान के स्वतंत्रता पर भी प्रभाव डाला। उदाहरण के लिए भारत में संघीय व्यवस्था, नागरिकता, मौलिक अधिकार सभी प्रावधानों पर विभाजन का प्रभाव, यानी भारत का पूरा संविधान इस आधार पर चेंज हो गया। सबसे बढ़कर इसने भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम जनता के बीच अविश्वास पैदा कर दिया। अंत में हम कह सकते हैं कि भारत में गंगा यमुना संस्कृति समन्वित संस्कृति को दूषित किया। तो ये का रिवीजन